हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। तो भाई, ये जो आज का सेशन में स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ मैं जलवायु विज्ञान से, क्लाइमेटोलॉजी। आपका ज्योग्राफी से है ये, ठीक है। टेम्परेचर में आपको कराने जा रही हूँ, आज तापमान को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपकी 9th क्लास के स्टूडेंट्स से लेकर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, 12th में, 11th में, या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो ये वीडियो है ये बहुत हेल्प करेगी। और स्पेशली जो एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि उनके सिलेबस में तो ये गिवन भी है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप लोग शेयर करें। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती रहूँगी ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम टेम्परेचर की कि टेम्परेचर होता क्या है। तो देखिए भाई, जो टेम्परेचर होता है आपका, वो किसी भी स्थान पर, ओके, किसी भी स्थान पर जो एक मानक अवस्था आपकी होती है, वहाँ पर वो भूतल से, ओके, पृथ्वी से लेकर लगभग 1 मीटर की जो ऊंचाई होती है ना, वहाँ पर जो वायु की गर्मी होती है उस स्थान पर, यानी कि पृथ्वी से लेकर 1 मीटर की ऊंचाई पर जो वायु की गर्मी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वहाँ का टेम्परेचर बोलते हैं। अब देखिए, जो सूर्य तप, यानी कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, ठीक है, सूर्य तप या उसके वायुमंडल का टेम्परेचर क्या होता है, इससे बढ़ जाता है। तो जो सूर्य तप है और टेम्परेचर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम सेम वे से लेते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि भी जो सूर्य तप है, आइसोलेशन जो है आपका, और टेम्परेचर जो है वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग अलग एक दूसरे के ये द्योतक होते हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं हम इसके वितरण के बारे में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो भाई देखिए, इसका वितरण हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चतम ताप के बारे में, निम्नतम ताप के बारे में और औसत ताप के बारे में। हम जानेंगे कि उच्चतम ताप क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि उच्चतम ताप, उच्चतम ताप क्या होता है कि जो वायु का ताप है, हम किससे मापते हैं वायु का ताप, हम मापते हैं वायु की ताप को तापमापी यंत्र से। किससे मापते हैं हम, तापमापी यंत्र से। फिर जो उच्चतम ताप होता है, अब आप लोग कहोगे कि मैम जो उच्चतम ताप होता है ना, उसको हम लोग 12 बजे मापते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना कि सूर्य जो है 12 बजे सिर के ठीक ऊपर होता है, तो इसलिए ज़्यादा हाई जो टेम्परेचर होगा दिन का वो 12 बजे होगा, बट ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो उच्चतम ताप होता है वो 12 बजे ना होकर आपका 2 से 4 बजे के बीच में मापा जाता है, ठीक है। यदि हमें किसी महीने के सबसे ऊंचे ताप को अगर हमें नोट करना है, तो हमें क्या करना है कि उस ताप का जो महीने का उच्चतम नापना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अगर किसी वर्ष का उच्चतम ताप मालूम करेंगे, तो उसे जो है प्रतिदिन के उच्चतम तापों को हम औसत निकालेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, और फिर उसे क्या करेंगे, फिर उसका औसत उस वर्ष का हम टेम्परेचर मान के चलेंगे। तो इस तरह से ये जो है उच्चतम ताप होता है, निम्नतम ताप होता है। अब उच्चतम, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो उच्चतम ताप है दिन का, वो हम 12 बजे ना मानकर कब मानेंगे, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, ओके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम कि भाई जो न्यूनतम ताप है वो कब मापते हैं हम। तो देखिए, जो दिन भर का सबसे न्यूनतम ताप होता है ना आपका, उसको हम दैनिक न्यूनतम ताप कहते हैं। मतलब कि दिन का जो सबसे निम्न ताप होता है, सबसे कम जो टेम्परेचर होता है, उसको हम न्यूनतम ताप कहते हैं। तो ऐसे ही महीने भर तक प्रतिदिन का जो हमारा निम्न ताप होता है ना, उसका हम औसत निकालेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, मासिक निम्नतम ताप आ जाएगा। आप देखिए, जैसे हमने उच्चतम ताप को मापा था ना कि 12 बजे ना होकर कब होता है वो 2 से 4 बजे के बीच में, तो ऐसे जो आपका निम्नतम ताप होता है वो रात्रि के 12 बजे ना होकर कब मापेंगे हम उसको, सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में। कब मापेंगे, सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में हम लोग इसको मापते हैं। तो ये भाई कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कई बार रिपीट होते ही हैं ये क्वेश्चन कि भाई जो निम्नतम आपका ताप है वो कब मापते हैं, ठीक है। तो वो 12 बजे नहीं होता आपका, वो होता है रात्रि के 12 बजे ना होकर सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में होता है, क्योंकि उस टाइम जो हमारी अर्थ की जो विकिरण होती है ना, उसके रूप में ऊष्मा जो हीट होती है उसकी हानि की वो दर होती है, ओके। फिर है औसत ताप, मतलब कि जो न्यूनतम और
उच्चतम ताप है ना, उसके औसत को हम क्या बोलते हैं, औसत दैनिक तापक्रम कहते हैं। देखिए औसत दैनिक ताप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि जो दिन का उच्चतम ताप है और दिन का न्यूनतम ताप है, ठीक है, मतलब कि जो हाई आपका टेम्परेचर है और जो लो टेम्परेचर है उसको प्लस करके हम लोग, और फिर क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करके हम लोग औसत दैनिक ताप को निकाल लेंगे। और अगर हमें मासिक औसत ताप को निकालना हो तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, प्रतिदिन का जो महीने भर का हमारा दैनिक औसत तापों का जो योग आया है ना, उसको हम क्या करेंगे, महीने के दिनों की कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हमारा जो मासिक औसत ताप है वो निकल कर आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम वार्षिक औसत ताप निकालेंगे कि जो वर्ष के 12 महीने हैं ना, उनके औसत तापों का हम योग करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हमारा जो वार्षिक औसत ताप है वो निकल कर आ जाएगा। अब बात है, एक टर्म और आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि तापांतर। अब ये तापांतर क्या होता है भाई, देखिए ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि तापांतर की एक टर्म दे देंगे आपको कि भाई डिफाइन करो इसको। जो एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मेनली जो 9th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि दिन का और जो रात का उच्चतम, ठीक है, समझना बात को ध्यान से, कि जो दिन का और रात का उच्चतम और निम्नतम ताप का अंतर होता है, ठीक है, दिन का और रात का उच्चतम प्लस निम्नतम ताप का जो हमारा अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैनिक तापांतर हम कहते हैं। ऐसे जो महीने और हमारे वर्षों का उच्चतम और न्यूनतम ताप का जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मासिक या वार्षिक तापांतर। सेम ऐसे ही जैसे हमने औसत ताप निकाला था, ऐसे ही हम लोग तापांतर निकाल लेते हैं। अब देखिए ये तो बात रही हमारे वितरण की। अब हम बात करते हैं जो तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं कि जो तापमान को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं जो फैक्टर्स टेम्परेचर को, वो बताइएगा। तो सबसे पहले जो है वो है भूमध्य रेखा से दूरी। अब आप सभी को पता है कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर जो सनरेज होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, वो क्या होती हैं कि पूरा साल भाई लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, पूरा साल पूरे वर्ष वहाँ पर क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण क्या होता है कि जो सूर्य का जो ताप है, देखो जो सूर्य का जो आपका ताप होता है वो क्या होता है, वो सीधा पड़ता है आपका, ठीक है। अब ज़्यादा होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तिरछी पड़ती हैं ना किरणें, भूमध्य रेखा पर जो लांबिक पड़ती है ना, तो उससे जो सूर्य का ताप होता है वो ज़्यादा होता है, वो टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है, लगभग कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब भूमध्य रेखा से जैसे हम दूर जाते हैं तो क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है, जो सनरेज होती हैं भाई, वो तिरछी हो जाती हैं। अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो जो सनरेज है वो कैसी होंगी, लांबविक पड़ेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर चलते जाते हैं तो वो जो सनरेज हो जाती है वो तिरछी होना शुरू हो जाती हैं, जिससे जो सूर्य का तप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अब देखिए जो पोलर एरिया है, मतलब जो ध्रुव है, ध्रुवों पर आपने क्या देखा होगा कि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कभी कभी हिमांक से भी कम हो जाता है, मतलब कि वहाँ पर जो स्टेज हो जाती है वो बर्फ़ वाली स्टेज हो जाती है। पोलर एरिया आपके ठंडे होते हैं ना इक्वेटोर से, तो जो इक्वेटोर से जब जैसे जैसे हम पोलर एरिया की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, वहाँ पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात है हमारी कि समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई क्या है भाई, आपको पता है कि जो समुद्र तल पर टेम्परेचर होता है वो हाई पाया जाता है, ओके, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट की तरफ चलते हैं, ऊंचाई एरिया की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। अभी बहुत बार रिपीट हुआ है कि जब टेम्परेचर में कमी कैसे आती है, मतलब ऊंचाई एरिया की तरफ टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, ठीक है, आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर होता है उसमें कमी आना स्टार्ट हो जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि सामान्यतः नॉर्मली क्या होता है कि 165 मीटर की जो आपकी ऊंचाई होती है वहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है। ये जो है भाई कई बार रिपीट हुआ है आपका कि 165 मीटर की ऊंचाई पर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और यही कारण है कि जो पर्वतीय प्रदेश है वो मैदानों की अपेक्षा क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। अब आपको पता है कि आप शिमला में चले जाओ, शिमला में ठंड होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है, ओके, क्यों, क्योंकि शिमला बहुत ऊंचाई पे है और दिल्ली जो है वो
इतनी ऊंचाई पे नहीं है, वो मैदानी पार्ट में आपका पड़ता है। तो डेफिनेटली क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। अब है समुद्र तट से दूरी। अब देखिए जो स्थल है, स्थल मतलब जो हमारा पृथ्वी वाला जो एरिया है वो क्या होता है कि जल, ठीक है, समुद्र तट से दूरी में हम पढ़ेंगे कि जो स्थल की अपेक्षा जल जो है वो देर से तो गर्म होता है और देर से ठंडा हो जाता है। अब आपको पता है आप पानी गर्म करते हो तो पानी गर्म होने में भी आपका टाइम लगाएगा। आप करके देखना, वैसे तो पता ही होगा आपको, लेकिन जिसे नहीं पता है एक बार ये फॉर्मूला अपना के देखना। आप पानी को गर्म करना, ओके, और फिर आप अपने जो है पृथ्वी को देखना। अब जब पृथ्वी जो होती है वो जल्दी से तो गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है, लेकिन जो आपका पानी है वो पानी गर्म होने में भी टाइम लगाता है और ठंडे होने में भी टाइम लगाता है। तो क्या है कि जो एरिया आपके समुद्र के निकट, मतलब कि जो जलीय एरिया के निकट पड़ते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर एक समान रहता है। इसके अपोजिट अगर हम समुद्र तट से दूर स्थित स्थानों का टेम्परेचर नोट करें तो वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम समुद्र तट के निकट स्थानों पर जाते हैं वहाँ पर सर्दी कम होती है, ठीक है। जैसे बॉम्बे का जो टेम्परेचर है वहाँ पर क्या है कि वो दिल्ली के टेम्परेचर की अपेक्षा ज़्यादा है। वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ अगर सर्दियाँ हैं तो वहाँ पे सर्दियाँ नहीं होती भाई, वहाँ पे बस 4 महीने बरसात चलती है आपकी। वहाँ पे बरसात के टाइम पे ही थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है, अदरवाइज़ वहाँ पे इक्वली होता है मौसम, ओके। फिर है समुद्री धाराएं। धाराएं मैं आपको डीपली कराने वाली हूँ आगे, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्टली पढ़ लेते हैं कि समुद्री धाराएं कैसे इफेक्ट करती है टेम्परेचर को। कि जो समुद्री धाराएं हैं वो तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को काफ़ी हद तक इफेक्टिव करती हैं। जिन क्षेत्रों में गर्म धारा, ओके, वही है कि भाई जहाँ पर गर्म धारा बहेगी तो नॉर्मली वही है कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर जो धाराएं ठंडी होती है वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप का जो तट है जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम पूछ लेंगे कि कैसी धारा है, तो भाई जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है वो गर्म धारा है, ठीक है, जिससे जो यूरोप का जो एक कोस्टल एरिया होता है, तटीय भाग जो होता है, वहाँ का टेम्परेचर ये ऊंचा बनाए रखती है। और इसकी अपोजिट उसी अक्षांश पर हम लेब्राडोर के तट पर हम अगर चलते हैं तो जो लेब्राडोर की जो धारा होती है ना वो होती है ठंडी, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है और लेब्राडोर क्या है आपकी ठंडी। ये दो बहुत बार रिपीट हुए हैं भाई, गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है और लेब्राडोर कैसी है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे। तो गल्फ स्ट्रीम जो कि यूरोप में बहती है वो है एक गर्म धारा और लेब्राडोर क्या है, एक ठंडी धारा है। इससे क्या होता है कि जो इस एरिया में वर्ष में क्या होता है कि जो 9 महीने होते हैं वहाँ हिम आच्छादित रहते हैं, ओके। अब जर्मनी में क्या है कि जो बर्लिन एक जगह है वहाँ पर 52 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर वो स्थित है, और न्यूयॉर्क का जो अक्षांश है वो केवल 40 डिग्री पर उत्तर में है। फिर भी वहाँ पर समुद्री जो धाराएं हैं ना उनके प्रभाव के कारण क्या होता है कि इन दोनों नगरों में जनवरी का टेम्परेचर इक्वली रहता है, ओके। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका के तट पर होता है, वेनेजुएला की ठंडी धारा बहती है वहाँ पर। तो ये धाराएं भी इफेक्ट करती हैं। ठंडी धारा तो टेम्परेचर कम होगा और गर्म धारा तो टेम्परेचर गर्म होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी। तो प्रचलित पवनी, अब पवनी कैसे इफेक्ट करती हैं। पवनी देखिए भाई, जिन स्थानों पर गर्म पवनी आती है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पर ठंडी पवनी आती है वहाँ पर टेम्परेचर कम, ओके। ये तो बहुत इजी सी बात है। तो इटली में क्या है कि सहारा मरुस्थल, अब आपको पता है कि सहारा मरुस्थल भाई गर्म एरिया है, सिरोको पवन चलती है वहाँ पर। यहाँ पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो सिरोको पवन है वो कहाँ से आती है, तो ये सहारा मरुस्थल से आती है सिरोको पवन। और उत्तरी भारत का जो आपका मैदानी भाग है वहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु में आपको पता है कि उत्तरी मैदान में भी आपको पता है ना लू चलती है। तो लू चलने से कई बार जो टेम्परेचर होता है वहाँ का वो 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। हम लोग कहते हैं ना भाई बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है। तो अगर लू होगी, गर्म हवा होगी, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, हाई होगा। तो ऐसे यूरोप में मिस्ट्रल है, चीन में चलने वाली मध्य एशिया की ठंडी वायु से जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी गिर जाता है। तो ये पवनी भी इफ़ेक्ट करती है टेम्परेचर को। फिर भूमि का ढाल है, अब वही है कि जो भाई ढाल सूर्य के सामने होते हैं वो ऑटोमेटिकली भाई गर्म होते हैं, सूर्य ताप वहाँ पर ज़्यादा होता है, और जहाँ पर जो है ढाल सूर्य से परे होते हैं वहाँ पर सूर्य ताप कम होता है। फिर भूतल का स्वभाव, अब भूतल का स्वभाव क्या है कि जो हिम वनस्पति से ढका हुआ जो एरिया होता है पृथ्वी का वो सूर्य से प्राप्त हुए अधिकांश ताप को परावर्तित कर देता है, ओके। इन प्रदेशों में क्या होता है कि जो टेम्परेचर वो ज़्यादा नहीं हो पाता। इसके अपोजिट क्या होता है कि बालू और काली मिट्टी से जो एरिया ढके होते हैं वहाँ
वहाँ पर सूर्य तप का अवशोषण कर लेते हैं और वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होते हैं। देखिए, आपको पता है कि जहाँ पर ये पत्तियाँ वगैरह ज़्यादा गिरती हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर इतना नहीं होता, वो ताप को क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं। लेकिन जो रेत होता है आपका, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सूर्य सीधा पड़ता है ना सीधा, तो सीधा पड़ने के कारण रेत गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब रेत गर्म होगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई होगा। फिर है आपका मेघ और वर्षा। अब देखिए भाई, जिन प्रदेशों में हमेशा मेघ छाए रहते हैं, मीन्स बादल छाए रहते हैं, वहाँ पर क्या होगी, वर्षा ज़्यादा होती है। ओके, और वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो पाता। अब आपको पता है जब बरसात होती है तो वहाँ पर हमें गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। ठीक है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब मेघ जो होते हैं वो सूर्य की किरणों को परावर्तन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि जो भूमध्य रेखीय खंड है वहाँ पर क्या होती है कि जो सूर्य की किरणों की लंबवत यानी कि लंबाई से पड़ने के बावजूद भी वहाँ पर तापमान इतना नहीं हो पाता जितना कि मेघ रहित उष्ण मंडलों में होता है। तो आज की ये वीडियो में मैंने आपको टेम्परेचर कराया भाई, इसका वितरण कराया है, टेम्परेचर के बारे में बताया है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताया। तो भाई अगर आपकी कोई भी राय है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ लें, बता दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ टाइमली मिल सके।